प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। और इसी ज़माने में एक और मेरे साथ बड़ी अच्छी घटना पेश आई। वो घटना साहब ये है कि पृथ्वीराज जो कभी भी ना उदास होते थे, ना कहना चाहिए कि किसी तरह से वो बहुत ही जोवियल किस्म के थे। उनको मैंने देखा कि एक दिन वो इतने सैड और सर झुकाए हुए तनहा बैठे हुए हैं कि मुझसे रहा नहीं गया। और मैंने करीब जाके पूछा, भाई क्या हुआ है, आप बात नहीं कर रहे? कहने लगे नहीं, मेरी पर्सनल कोई बात है, वो मुझे खाए जा रही है। तो मैंने कहा, मैं तो तुम्हारा इतना गहरा दोस्त हूँ, आप तो मुझसे कोई किसी चीज़ का पर्दा रखते नहीं, मुझे बतलाओ, शायद हो सकता है कि मैं किसी काम आ सकूँ। कहने लगे फिर सुन ले, ये राज है ना मेरा लड़का। तो मैंने कहा वही बच्चा जो मैं घर आया करता था, कभी आपके तो पूछा करता था कि अंकल ये तस्वीरें हरकत क्यों करती हैं। और मैंने एक दिन उसे कहा था कि बेटे तू पहले कुछ पढ़ लिख जा और मैं खुद सीख जाऊं कि ये क्यों हरकत करती हैं, फिर मैं तुम्हें बतलाऊंगा। बोले हाँ वही लड़का, अभी उसने जवानी में कदम रखा है तो अभी वो ये जानना चाहता है ऑल अबाउट बर्ड्स एंड बीज, और वो बिगड़ता जा रहा है। पढ़ाई वही उसने छोड़ दी है और मैं इतना डरपोक हूँ घर में, मैं हाथ नहीं उठा सकता, मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। मैंने कहा सब एक काम करो, फिर उस लड़के को आप मेरे हवाले कर दो, मैं स्कूल मास्टर की तरह हूँ, मैं उसे सीधा कर दूँगा। इकबाल तेरे इश्क ने सब बल्दियाँ निकाल, लेकिन आप एक ख्याल रहे कि आप बीच में इंटरफियर नहीं कीजिएगा। उसने कहा मैं कसम खाता हूँ मैं कुछ नहीं करूँगा। मैंने कहा तो फिर लड़के को कल ले आइए और जो राम करेगा फिर देखा जाएगा। मैं गौरी का जिक्र कर रहा हूँ, जब गौरी बन रही थी तो बीच में ये राज साहब को लाया गया और वो बाकायदा जैसे शिष्य होता है वो मेरा शिष्य बना, चरण वर्ण छुए। और मैंने कहा तू मेरा थर्ड असिस्टेंट हो, सिर्फ अभी पहले तू ये स्क्रिप्ट लिखा कर, फिर थोड़े दिनों में तुम्हें क्लैप बजाने का चांस देंगे। तो ऐसा ही हुआ, थोड़े दिनों में मुझे लगा कि लड़का ये बहुत होशियार है, देखने में भी बहुत अच्छा है, और पृथ्वी मेरा दोस्त था, उसका बेटा है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा था ना कि ज़रा बिगड़ता जा रहा है, तो मैं उसमें ज़रा थोड़ी कड़ी नज़र रखने लगा और वो चलता रहा, कुछ हुआ नहीं। एक दिन की बात क्या हुई कि गौरी की शूटिंग में हम घोड़बंदर गए हुए थे और एक बुढ़े का कोई कैरेक्टर था, वो अगेंस्ट सनलाइट लेने का था। तो अब मैंने क्या देखा, अब राज की ड्यूटी मैंने लगा दी थी क्लैप बजाने की। तो राज में एक अजीब चीज़ मैंने देखी जो कभी किसी क्लैपर बॉय में मैंने नहीं देखी। जब भी कहा जाए कि राज भाई साहब अभी आप क्लैप बजाएंगे, तो बोला हाँ चाचा, हाँ अंकल बजाऊंगा, लेकिन उससे पहले वो कंघी करे और साई धज के वो क्लैप ऐसे कंपोज करके दे। और बाद में मुझे पता चला कि फर्स्ट असिस्टेंट से वो टुकड़ा भी ले ले और कैमरामैन से पूछे कि लाइटिंग की लाइट किधर है, तो वो इस तरह से करे। मैं बर्दाश्त करता रहा, कभी कुछ नहीं कहा। उस दिन जब हम घोड़बंदर गए हुए थे तो मैंने, जैसे होता है ना, रिक्वेस्ट की। मैंने कहा देखो बेटे, एक शॉट की खातर हमको फिर 40 मील ट्रैवल करना पड़ेगा, एक शॉट रह गया है। आज तुम दो काम नहीं करोगे, एक तो कंघी नहीं करोगे और दूसरा अपने आप को कंपोज नहीं करोगे। इस गरीब का शॉट होने दो, तुम तो बहुत अच्छे हो, रहने दो। हाँ अंकल ऐसा ही करूँगा साहब। इतने में जब उस एक्टर ने कहा मैं रेडी हूँ, और मैंने कहा चलो राज विधि क्लैप, इसने वही किया, कंघी की, वो गया कंपोज किया, उधर ध्यान नहीं दिया, हवा से उसकी दाढ़ी क्लैप में आ गई। जब क्लैप ऐसे बाहर लेके गया तो दाढ़ी साथ। अब सब मैं पंजाब का रहने वाला, भूल गया मैं सब कुछ कि मैंने रिक्वेस्ट की है, इसने सुनी नहीं। वो पता नहीं मुझे क्या गुस्सा आ गया। वो है अभी क्या किया जाए। मैंने उससे कहा ज़रा सुनिए, राज को ये नहीं पता था क्यों बुला रहा है। मैंने कहा मेरे पास आना, ज़रा करीब आया। मैंने जो एक चांटा मारा है उसे, 5 उंगलियां मेरी उसके निशान, और मुझे ख्याल था कि अब ये चिल्लाएगा कि मैं इतने बड़े स्टार का बेटा हूँ, इतने आदमियों के सामने आप कौन होते हैं मेरी बेइज्जती करने वाले, मुझे नहीं चाहिए ये काम, ये क्या समझते हैं आप अपने आप को। उस बच्चे ने कुछ नहीं कहा, ऐसे मुस्करा के चला गया। पैकअप हो गया, कल दूसरे दिन फिर आने का था और रात भर फिर मुझे नींद नहीं आई। मैंने ये फील किया कि ये लड़का अपने आप को स्क्रीन पे देखना चाहता है, ही सो कॉन्शियस, इसीलिए वो असिस्टेंट ने बताया कि ये फिर बाद में टुकड़े मांगता है। तो ये मैं इसमें अन्याय कर रहा हूँ, ये तो बहुत गलती कर रहा हूँ मैं। तो रात भर मुझे नींद नहीं आई, करवटें बदल के रात निकाली। सवेरे वो शॉट तो हमको शाम को लेने को जाने का था क्योंकि सनसेट का शॉट था। तो सवेरे आते ही मैंने टाइपराइटर लिया और एक मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया हीरो के नाम का। मैं ये नील कमल बनाना चाहता था अपने लिए, और
एक अनदर पिक्चर ऑफ एन एथिस्ट जो भगवान के बुत बनाता है और भगवान को हेट करता है, ये सब्जेक्ट था। तो मैंने सोचा कि राज को मैं लेता हूँ हीरो, और मैंने हीरो का कॉन्ट्रैक्ट बनाया। सुबह जो जब ये मुझे मिला तो निशान दिख गए मुझे इसके गाल पे। बड़ी तकलीफ़ हुई मुझे कि मैं कितना ख़राब हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये मेरी वीकनेस है। बच्चा है, हो गया तो खता होगी तो हो जाती है, मुझसे नहीं होती। तो मैंने उसे कहा बेटे ज़रा पास आते हो, कहेंगे नहीं आप फिर मारेंगे, इधर का हिस्सा बाकी है। मैंने कहा नहीं मारूंगा नहीं, और बात है, तुम ज़रा अंदर आओ। तो बेचारा आ गया। मैंने कहा ये 5,000 रुपया साइनिंग का, क्योंकि मुझे चंदूलाल ने सिखाया था 5,000 देते हैं, ये 5,000 रुपया साइनिंग का, ये कॉन्ट्रैक्ट हीरो का, साइन करो। उस लड़के ने उसको पढ़ा, रुपए को देखा, रोने लग गया। मैंने कहा कल मैंने मारा तो रोया नहीं, और आज बोला आपको पता नहीं है, काइंडनेस हर्ट्स मोस्ट। आप मुझ पे इतने मेहरबान हो रहे हैं, अजी मैं आपको बर्बाद कर दूंगा, मैं आपको, मैं तो जेली हूँ, मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, मैं कॉमिक रोल करूँगा, मुझे हीरो मत बनाइए। तब मैंने उसे गले से लगा लिया। मैंने कहा बकता है क्या है तू, तेरा तो जवाब नहीं, यू आर ए स्वैन, तुम अपने आप को अगली डकलिंग कह रहे हो। तो ज़रा सी उसमें हिम्मत आई, कहेंगे फिर एक बात पूछूं, हीरोइन कौन सी लेके देंगे? मैंने कहा जो तू तजवीज़ कर रहा कौन सी? कहने के खूबसूरत होनी चाहिए। मैंने कहा मैं भी तो यही चाहता हूँ, खूबसूरत होनी चाहिए, हम दोनों का एक ही जैसी थिंकिंग है। कहने एक काम करें, वो एक पठान की बच्ची है ना। मैंने कहा कौन सी? वो बच्ची मधुबाला। बोले हाँ बच्ची कुछ नहीं है, देखने में बड़ी खूबसूरत है, वही ले दीजिए। मैंने कहा बेटे वही ले देते हैं। और तब मधुबाला को बुलाया गया। उसका बाप निसार हो गया मुझ पे, कहने के कि आप मेरी बच्ची को हीरोइन ले रहे हैं। मैंने कहा बोले हम तो चंदूलाल के कॉन्ट्रैक्ट में। मैंने चंदूलाल को मैं संभाल लूँगा, आप हाँ करो। बोले जी हाँ कर दी। अरे हम तो आपके चरण छूते, आपने इतना बड़ा कर्म किया हम पे। और ये तो ना फिश ना फाउल। वो 13 बरस की थी जब हीरोइन ले लिया उसको। और फिर मुझे ख्याल आया कि HMV में एक लड़का हारमोनियम बजाता था, उसका नाम स्नेहल भाटकर है। वो इतना गुणी और इतना सुरीला है। एक दफ़ा मैंने उसे सुना था, मेरे ऊपर एक नक्श था। मैंने सारी ज़िंदगी आप देखिए ये किया कि हर पिक्चर में कोई ना कोई नया बच्चा पकड़ के लाया हूँ, और वो ग्रेट हुआ है। हर पिक्चर में कोई तस्वीर ऐसी नहीं, वो उसकी तकदीर ही है कि वो कितना पहुँचा, मैं पकड़ के लाया हूँ। तब फिर मैंने इधर ये 2 ये नए लिए, एक भाटकर को बुला लिया। अब चंदूलाल साहब को खबर हुई कि मैं एक सब्जेक्ट बना रहा हूँ, एक एथिस्ट का, जो भगवान के बुत बना के जिसकी रोटी चलती है, लेकिन वो हेट करता है गॉड को, और कहता है कि बुत मैं बनाता हूँ, बुत ये बनाता है। फ़र्क इतना है कि मेरे बुतों की गर्दनें झुकना नहीं जानती, और इसके बुत एक दूसरे के साथ बिक जाते। तो ये चीज़ चंदूलाल को ज़रा राइटिंग में बड़ी पसंद आई, और कहने लगे एक काम करो, ये तुम पिक्चर बना लोगे, तुम्हारे पास पैसे इतने हैं? मैंने कहा जी मेरे पास लाख रुपए है कैश। कहने को तुम समझते हो लाख बहुत होता है? मैंने कहा जी वाह, मैंने देखा कब था, लाख रुपए अभी तो मेरे पास। तो वो ज़माना मेरा सचमुच बहुत अच्छा था। गाड़ियों का मुझे बहुत शौक़ था, मेरे पास 7 गाड़ियाँ थी। मैं दिन के हिसाब से एक गाड़ी में चढ़ता था, और कुछ इस तरह से मुआफिक मेरा ज़माना था। ये बर्फ़ गिरती थी, ये मेरा आशिया। वो दिन मेरे बहुत अच्छे थे। मैंने कहा जी हाँ लाख रुपए है मेरे पास। बोले देखो मिस्टर केदार शर्मा, लाख रुपए से पिक्चर नहीं बनती। तो मैंने कहा कितने में बनती है? बोले 3-4 हो तो बनती है। एक काम करो, अभी लाख में 1 लाख मेरा मिलाओ, टेक मी एज ए पार्टनर। मैंने कहा वाह 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 वाह, मैं तो तैयार हूँ। तो बोले अभी 1 मिनट में उन्होंने 1 लाख का मुझे चेक दे दिया, और मैं खुश हो गया। दूसरे दिन मुझे कहने लगे भाई कोई कास्ट वास्ट कुछ उसका किया? मैंने कहा जी हाँ, म्यूज़िक डायरेक्टर ले लिया, हीरो ले लिया, हीरोइन ले ली। तो बोले कौन? मैंने कहा जी वो हीरो तो राज। कौन राज? पृथ्वी का लौंडा, वो जैली, वो मोटा कॉमिक। मैंने कहा जी हाँ। और हीरोइन? मैंने कहा जी वो मधुबाला का नाम था, मधुबाला नहीं था, वो मुमताज़ नाम था इसका। मैंने कहा जी वो मुमताज़। तो बोले मुमताज़ शांति। मैंने कहा वो तो राज की माँ लगेगी, वो तो बड़ी है, वो तो मैंने मुमताज़ छोटी बच्ची को लिया है। हाँ, बोले क्या बात है, वाह वाह वाह। और म्यूज़िक डायरेक्टर? मैंने कहा जी भाटकर। वो कौन है? मैंने कहा जी बाजा बजाता है उधर। कहने के सुनिए ये आप धर्मशाला खोल रहे हैं कोई? हम वी आर बिजनेस पीपल, वी आर मेकिंग फिल्म, तीनों का बदलो। मैंने कहा साहब मैं तो एक को भी नहीं बदलूंगा। तो बोले फिर जो मैंने लाख रुपए दिया था, मैंने कहा वो वापस ले लीजिए। साहब ये कहना बड़ा आसान है, और ये कहना कि मैं इन तीनों को नहीं बदलूंगा, इनका फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा,
इसमें अगर आप मुझे दाद दे सकते हैं तो ज़रूर दीजिए। और मेरे ख्याल से बहुत कम ऐसे लोग होंगे इंडस्ट्री में जिनका इतना जिगर हो कि वो जान पे खेल जाए और कहें कि नहीं साहब, जो मैंने कहा है वो तो पत्थर की लकीर है, वो तो नहीं बदलेगा। क्योंकि फिर वही भरोसा था कि मेरे साथ वो है ना एक मेरा ऊपर वाला, वो नीली छतरी वाला आके बचा लेगा। तो साहब उसी के भरोसे पे मैंने कहा साहब मैं तो नहीं निकालूंगा। तो बोले लाख रुपए कब देते हो? मैंने कहा कब चाहिए? तो कहने लगे अच्छा, बड़ी शान से कहते हो कल चाहिए। अब वो मैंने जब उनसे लाख रुपए लिया था तो साइनिंग में बहुत से पैसे दे दिए थे लोगों को, वो तो ख़त्म हो गया हुआ था। तो वो बोले नहीं कल ला के दो। मैंने कहा नहीं साहब, गरीब आदमी हूँ, एक दिन और दीजिए। बोले परसों। मैंने कहा हाँ जी परसों ला दूंगा। 2 दिन के अंदर मैंने हुजूर जो कुछ भी था सब बेच डाला। घर के जेवर बेचे, थोड़ी ज़मीन थी वो बेची, सब कुछ बेचा और लाख रुपए ला के चंदूलाल को दे दिया। बोले अब पिक्चर बनेगी? मैंने कहा नहीं अब तो नहीं लगता बनेगी, लेकिन मेरा ख्याल है मैं कोशिश करूँगा बन जाएगी। और ये सब जितने थे इनके रंग विचारों के चेहरे उतर गए और ये बहुत सब मायूस हुए। मैंने कहा घबराने की कोई बात नहीं, वो साथ देगा कुछ ना कुछ। उस ज़माने में साहब एक और घटना हुई जिसको मैं नहीं बयान करूं तो मैं समझूंगा कि मैंने बहुत अन्याय किया उस लड़की से। एक मेरी कैरेक्टर एक्टर थी, उनका नाम नज़ीरा बाई था, बुढ़िया थी और उनकी नज़र में मैं बहुत ही बड़ा डायरेक्टर था। वो भी नीलकमल में काम कर रही थी। तो उस ज़माने में तनख्वाह का रिवाज था, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम नहीं था। हर महीने में कोई 20-1 हज़ार के करीब सबको तनख्वाह देता था। अब चंदूलाल जी के पैसे देने के बाद तनख्वाह देने को पैसे रहे नहीं। दे दिया करता था, चौथी, पाँचवीं, छठी तारीख को तनख्वाह दे दिया करता था। 20-1 हज़ार रुपया होती थी, अभी पैसे ही नहीं है। वो दिन गुजरते गए, वो ऑलमोस्ट महीना ख़त्म होने पे आया और मैं तो तनख्वाह नहीं दे सका। और बात फैल गई कि बस ही इज़ बैंकरप्ट, ही कांट डू अ थिंग। तो एक दिन मैं तनहा बैठा हुआ था ऑफिस में परेशान कि नज़ीरा बाई की एंट्री हुई। उनके हाथ में मुझे याद है एक ब्लू रंग का रुमाल था जिसमें सफ़ेद कुछ डॉट्स थे और वो जैसे ही आई तो मैं उन पे बरस पड़ा और मैंने कहा मर तो नहीं गया हूँ, आपकी तनख्वाह दे के मरूंगा, क्यों परेशान करती हैं मुझे। उन्होंने सिर्फ मुझे देखा और आंखें भर आईं और वो जो रुमाल था उसको रख दिया और चली गई। तो मैं समझा कि मुझे भजिए खाने का बहुत शौक़ है, भजिए भजिए लाई होगी, खा लेते हैं। बेचारी की मैंने इतनी हजामत की है इतने ज़ोर से। मैंने जैसे ही खोला सब उसमें 17,000 रुपये नकद और कुछ जेवर थे और मेरी तो जान निकल गई। कितना मैंने मांगा, देखो ये औरत मुझे फाइनेंस करने आई है और वो कैरेक्टर एक्टर बेचारी सारी ज़िंदगी की कमाई थी उसकी। मैं उसके पीछे भागा, सीढ़ियों में मैंने जाके पकड़ लिया तो वो रो रही थी। मैंने कहा ये क्या किया आपने? कहती क्या किया? ये सब कह रहे थे रंजीत वाले शर्मा जी पिक्चर नहीं बना सकेंगे, तनख्वाह नहीं दे सकेंगे, 1 महीने की तनख्वाह तो दीजिए और ये मेरी ज़िंदगी की कमाई है, आप दे देंगे मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरे पास इससे ज़्यादा होता मैं वो भी देती, आप मेहरबानी करके रख लो। तब फिर एक मौका आया जब मैंने फिर उसके चरणों पे वो सब पैसे रख के कहा मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारे आने से देखो मेरा ये शुगुन अच्छा है, कल परसों तक मेरे कोई ना कोई परवरदिगार मेरी हेल्प करेगा, ये पिक्चर भी बन जाएगी, सब आ जाएगा, तुम मुझे माफ़ कर दो। और वो बुढ़िया थी फिर भी वो जैसे माँ होती है ना, वो मेरे साथ लग के फिर बहुत ज़ोर से रोईं और बोली कि भगवान आपका बाल बांका नहीं करे, अरे आप तो इतने लोगों का भला करते हैं, इतने से मैंने कर दिए तो क्या हुआ। और फिर मैंने जाके प्रेयर की कि हे प्रभु अभी तो बहुत, और आप यकीन मानिए पता नहीं वो क्या करता है साहब, फिर कहीं से पैसे आ गए मुझे और मैंने फिर उसकी शूटिंग चालू कर दी और फिर मौका ऐसा आ गया कि फिर पैसे ख़त्म हो गए। अब पता चला कि अगर 60,000 रुपया हो तो इस पिक्चर को दी एंड लग सकता है। तो फिर मैंने कहा कि ये तो मेरे आका हैं, ये तो मेरे मालिक है चंदूलाल, अब इनसे मुझे क्या पर्दा है। तो मैं इंतज़ार में रहा। एक दिन जब चंदूलाल अकेले थे तो मैं पास गया, बोले कहिए क्या है, पिक्चर कहाँ तक पहुँची? मैंने कहा जी एंड बस लगने वाला है, 60,000 रुपया कर्ज चाहिए, कोई देने वाला नहीं सिवाय आपके। कहने के देखा हमारी ज़रूरत पड़ी ना। मैंने कहा जी हाँ वो तो पड़ी है, अभी देते हैं। कहने लगे ठहरिए, ए रुकमा मेरा कोट लाओ, हमारा डगला आपो। तो वो डगला लाए, उसमें से एक लिफाफा दिया, मेरे हाथ में दिया, बोले जाओ मुझे काम है, मैं गाड़ी में बैठ के चलेगा। हमने वो लिफाफा लिया, फिर अपने ऑफिस में लाए, उसको खोला
तो हज़ार हज़ार रुपए के नोट थे, वो गिनता चला गया, वो 60 से ऊपर, फिर और बड़े पता चला लाख रुपए था वो। तो मैं समझा कि उन्होंने ये समझाया ये दीवाना फिर मांगने आएगा, इसकी आबरू में फ़र्क नहीं आया, चलो दे दो इसको पैसे। तो हमने वो बड़े शान से उस पिक्चर को दी एंड लगा लिया। और देखिए परवरदिगार ने कहाँ कहाँ तक मुझे संभाला है। अब मैंने कर्ज तो ले लिया था चंदूलाल जी से, लाख रुपए का देना का भी था। तो अकोला से एक पार्टी आई, ये मेरा नाम पढ़ के, उस ज़माने में मेरा नाम अच्छा था, तो कहने लगे कि साहब हमने सुना है आपने एक पिक्चर बनाई है नीलकमल, कास्ट वास्ट कुछ नहीं पूछते हम, आप है ना उसमें? मैंने कहा जी मैं तो बहुत हूँ, मेरा खून है उसमें। कहने के साहब हमको वो चाहिए 2 टेरिटरीज़ के लिए। तो उस ज़माने के हिसाब से 10-10 हज़ार रुपये पर टेरिटरी साइनिंग मिलता था, और ये 20,000 रुपया कबूल करो, 2 टेरिटरीज हमें चाहिए। मैंने कहा साहब इसमें एक शर्त है कि साइनिंग अमाउंट तो लाख रुपया होगी, हज़ार हज़ार के नोट 100, आपको गवारा हो तो लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो इनके साहब ऐसा तो कभी हमने सुना नहीं। तो मैंने कहा फिर मैं ना तो ट्रायल दिखाता हूँ, नहीं मैं नहीं दिखाया करता था, मुझे देख के कीजिए और लाख रुपए लूँगा मैं। वो कहने लगे वो तो हम लाए नहीं, आप एक काम कीजिए। वो बड़े अच्छे लोग थे, वो बड़े आदमी थे, वो सेठ थे बहुत बड़े, अभी मैं नाम भूल गया हूँ उनका। वो कहने लगे देखो मैं, बड़े भाई ने कहा कि मैं तो जाता हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा छोटा भाई मंडे को आएगा, वो चेक कैश कराएगा, लाख रुपया गिन के ला के आपको दे देगा, आप समझिए सौदा हो गया। मैंने कहा दस्तखत कर दूँ? बोले नहीं तभी दस्तखत कीजिएगा, ज़बान दे दिया आपने। सब वही हुआ। वो दूसरे मंडे को आए, 1 लाख रुपए के हज़ार हज़ार के नोट लाए, मुझे दिए, मैंने लिए, और सीधा इस इंतज़ार में कि कब चंदूलाल आए और मैं कर्ज अपना चुका दूं। थोड़ी देर में वो आए, और जब वो अंदर गए तो मैंने कहा सर मैं अंदर आ जाऊं, मुझे काम है आपसे। बोले आइए ना, ये सर्वर क्या कर रहे हैं आज? मैंने कहा नहीं साहब मैं कर्जा देने आया हूँ, चुकाने आया हूँ। कहेंगे हाँ मैंने तुम्हें 60,000 रुपये दिए थे, मुझे याद है। मैंने कहा नहीं साहब 60,000 नहीं दिया था, 100 नोट थे, उसमें लाख रुपया दिया था। अरे बोले रहने देना, तू नया अमीर हुआ है, तू मुझ पे एहसान करना चाहता है, 40,000 रुपये मुझे सूद का देता है, मैं सूदखोर नहीं हूँ। 60,000 था, 60,000 से पैसा ऊपर नहीं लूँगा। मैंने कहा हजूर लाख रुपया था। बोले छोड़ ना, तू राइटर है, तू पोइट है, कुछ ना कुछ बात कह देता है, 60 नोट इधर रख दे और 40 ले जा। मैंने कहा साहब 40 मैं नहीं ले जाऊँगा, वो आपके हैं, मेरे हैं, मेरे नहीं हैं। तो मैंने कहा क्या करें उनका? बोले देखो वो गैम्बलर थे, जुआ का उन्हें बड़ा शौक था। बोले देखो 20-20 हज़ार के 2 इसके हिस्से करते हैं, जो आदमी इधर से पहले गुजरे 20 उसके, और जो इधर से पहले गुजरे 20 उसके, क्या ख्याल है? मैंने कहा यही आजमा लेते हैं। यकीन मानिएगा पहले इधर से जो गुजरा वो भी उसका भांजा बड़ा, और जो इधर से गुजरा वो भी उसका भांजा। मैंने कहा आप खुदा के, भगवान के इंसाफ को मानते हैं, ये आपके रुपए थे। बोला कोई हर्ज नहीं, इनको 20-20 जाने दो, तुम्हें दुआएं देंगे, तेरी पिक्चर हिट हो जाएगी। फिर मुझे कहने लगे मुझे ट्रायल तो दिखा दे, और जब मैंने उनको ट्रायल दिखाई फिर निसार हो गए। कहने लगे कोई टेरिटरी खाली है? मैंने कहा जी बंगाल खाली है। तुम्हें कुछ कर्जा देने का है स्टूडियो का? मैंने कहा जी हाँ, सब आपकी मेहरबानी से तो पूरी हुई है, वहाँ मैंने स्टूडियो के पैसे तो नहीं दिए। तो बोले एक काम करो, जो प्राइस तुम रखो वो, और स्टूडियो के पैसे उसमें निकाल के बाकी पैसे ले लो। मैंने कहा मैम और कुछ नहीं लूँगा, आप ले लीजिए। ऐसे उसी में पूरे हो गया, क्योंकि उस ज़माने में स्टूडियो बहुत महंगे थे। और फिर मैंने सोचा कि मेरे आका ने इतना तो एहसान मुझ पे किया, अभी मैं कहूँ मुझे और पैसे दो, मुझे तो पहले ही वो अच्छे पैसे खासे मिल गए हैं। और वो नीलकमल से साहब, राज कपूर साहब तो हिट हो गए, मधुबाला हीरोइन हो गई, और हमारे भाटकर साहब जो है ये म्यूज़िक डायरेक्टर और अच्छे हो गए। 1946 में एक और बहुत बड़ी अजीबोगरीब बात ये हुई कि ब्रिटिश सरकार ने उस वक्त सोचा कि हिंदुस्तान की एक डेलीगेशन यूएसए और यूके जानी चाहिए, और उसमें उन्होंने, वॉर के दिन थे, फिर भी ये जो डेलीगेशन जा रही थी उसमें पता नहीं कैसे मेरा नाम उसमें आ गया, और चंदूलाल साहब को ये बड़ा नागवार गुजरा। कहने लगे कि मैं रह जाऊं और तुम जाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता, तुम नहीं जा पाओगे। मैंने कहा जी मैं तो ज़रूर जाऊंगा। तो एक शर्त सी लग गई कि मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। अब मैंने तो तय कर लिया था कि भले कुछ भी हो मैं इस चांस को नहीं छोड़ सकता, मैं तो यूके और यूएसए जाऊंगा। उसमें पैसे खुद खर्च करने के थे,
सरकार सिर्फ हेल्प कर रही थी वीज़ा वगैरह की सबकी। और उस ज़माने में जो एयर ट्रैवल था वो अभी कमर्शियलाइज नहीं हुआ था। मिलिट्री के डकोटा जहाज़ से जो आपको, आप अंदाज़ा कीजिए कि डकोटा में यहाँ से अमेरिका जाना यानी कितनी बहादुरी की बात है। और मैंने कहा कि जी हाँ मैं तो जाऊँगा। और फिर मेरा वहाँ सरकार की तरफ से नाम तजवीज़ हुआ, वो पेपर वेपर वहाँ से आ गए। और चंदूलाल जी ने मुझे कहा था कि मेरा इतना रसूख है कि तुम्हें कागज़ मिलेंगे ही नहीं। लेकिन वो ताज्जुब करते रहे कि मेरे पेपर आ गए। और मैंने एक दिन उनसे कहा कि देखिए आज शाम को मैं जा रहा हूँ, मिलिट्री प्लेन में जा रहा हूँ, मेरे कागजात आ गए हैं और अब एक ही कार्ड आपके पास है। आपके बहुत से ये गुंडे इधर के बाज़ार के वाकिफ़ हैं, किसी से कहिए कि मुझे छुरी मार दे, तभी मैं रुक सकता हूँ, वरना मैं तो जहाज़ में बैठ जाऊँगा। तो मैंने तो तंज़न कहा था कि ऐसे चाहो तो रुक सकता हूँ, वैसे मैं नहीं रुकूँगा। तो उनको इतना अच्छा लगा कि एक आदमी उनसे पंजा लड़ा के उनको शिकस्त दे। कहने लगे यार मैं तो तुम पे निसार हो गया, तुम इतने स्ट्रांग विल्ड आदमी हो। आज बंद करो सब शूटिंग और एक जलसा करो और एक 200 रुपये का गारलैंड इतना बड़ा लाओ, मैं इस हीरो को पहनाऊँगा। इसका जवाब नहीं है। ये जब कोई बीड़ा उठाता है तो किस खूबसूरती से उसको पूरा करता है। और उन्होंने मुझे बहुत सी दुआएं दे के कहा कि जाओ और फतेह पाओ। और मैं समझा कि मैं चला जाऊंगा, लेकिन तकदीर एक और पत्ता खेल गई। उस दिन वो जहाज़ मिलिट्री का नहीं गया। तब वो छोटे छोटे डकोटे थे, वो हैंगर से निकलते थे। 4-5 मिलिट्री के आदमी जब बैठ जाएं तो जगह देखते थे पास थोड़ी बैठने को है कि नहीं, तब सिविलियन को बिठाते थे। तो उन्होंने मुझे वापस कर दिया वहाँ से। कहा कि नहीं आप दूसरे तीसरे दिन आइएगा, रोज़ तो प्लेन जाता नहीं था। और मैं आ गया। और तकदीर ने क्या मेरे साथ ये अन्याय किया कि मेरा छोटा बच्चा जो मुझे बहुत अजीज़ है उसको डिप्थीरिया हो गया। और सब डॉक्टरों ने कहा कि इसकी हालत तो बहुत ख़राब है, ये घर में रखा नहीं जा सकता। डिप्थीरिया के लिए ख़ास हॉस्पिटल है, वो जेल के सामने एक हॉस्पिटल है, वहाँ ऐसी बीमारियों के लिए ले जाया जाता है। वो बच्चा सबसे प्यारा मुझे अशोक, मैंने उसकी तरफ देख के कहा, उसने कहा डैडी प्लीज़ डोंट लूज़ योर ट्रिप, व्हेन यू कम आई विल कम एंड रिसीव यू। किसी की बातों में नहीं आइएगा, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं आपका बेटा हूँ। वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड पीपल, नथिंग कैन हैपन टू मी, आप जाइए। अब मुझे सब कहें कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, बेटा बिस्तर मर्ग पे है, उसको डिप्थीरिया हो गया और तुमको अमेरिका के ख्वाब आ रहे हैं। तो मैं जानता था कि फिर ये चांस मिलने वाला नहीं। लेकिन बेटे ने मुझे कहा कि जाइए ना, इनकी बातों में मत आइए, ये मम्मी जो कहती हैं इसको भूल जाइए, मैं कहता हूँ ना आपसे मुझे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मैं सब उसकी बात सुन के मैं चला गया घर से और डकोटा में बैठा। जब वो एयर पॉकेट आए जाके, जब हम ऊपर से ये डेजर्ट के ऊपर से अरेबिया से जा रहे थे, तो साहब वो प्लेन ऐसे गिरे जैसे 6-6 मंजिल नीचे। और 2-3 अंग्रेज़ जो मिलिट्री के मेरे साथ, तो उनकी तो हालत ख़राब हो गई। अब उनको देख के मैं भी दहशत में आ गया कि कहीं यहीं नहीं इंतकाल हो जाए अपना। घर से तो चले थे, फिर वही नात तहने गज के बन छुड़ाए, नात तहने गज के बन छुड़ाए, उसी का सहारा लेके बैठे रहे। और साहब आप ताज्जुब करेंगे कि सही सलामत किसी ना किसी तरह से उस डकोटे में, पहले हम इंग्लैंड पहुँचे, वहाँ कुछ दिन ठहरना पड़ा, वहाँ के कुछ स्टूडियो वूडियो देखे। फिर वहाँ से एक और उसी जात का प्लेन मिला, वो सी प्लेन था, वो उसके नीचे कुछ कश्तियाँ सी लगी हुई थी, उसमें बैठे। और एक दिन सचमुच हॉलीवुड पहुँच गए। और वहाँ की दुनिया देख के मैं तो ताज्जुब में रह गया। मेरे लिए ये बहुत ही बड़ी बात थी। और वहाँ क्या हुआ कि वहाँ 2 हस्तियों से परवरदिगार ने मुझे मिलाया, जिनसे मुझे वो प्रेरणा मिली जिसका जवाब नहीं। एक तो है सिसिल बी डीमिल, ये आपको तो पता है कि वो तो वर्ल्ड के माने हुए डायरेक्टर हैं, जिन्होंने वो एपेक्स बनाए हैं जिसका जवाब नहीं। और जब उनको मिले तो वो ज़रा शान में आके कुछ अपनी तारीफ ज़्यादा ही करने लगे और कहने लगे कि आई डिड दिस एंड आई डिड दैट एंड आई डिड दिस एंड आई डिड दैट। और ज़रा जब उन्होंने थोड़ा दम लिया, मैंने कहा ऑन संडे ही टुक रेस्ट, तो वो समझ गए कि बाइबल से मैंने कोट किया है कि ये अल्लाह मियाँ से कम नहीं है। तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया और कहने लगे तुम्हारे बांगपन का जवाब नहीं है, तुमने क्या बात कही, मुझे अच्छा हुआ यू ब्रॉट मी डाउन टू अर्थ,
तो मैंने कहा मैं आपसे एक बात पूछूं, आपने इतना जो कहा है कि मैंने ये किया सब, वर यू एवर अशेम्ड ऑफ योर वर्क? तो और निसार हो गए, कहने लगे यार ये भी बात ठीक है। एक दफ़ा मेरी लोग एक पिक्चर की बड़ी तारीफ़ कर रहे थे, वो बहुत भांगी थी, और मैं काटो तो जिस्म में खून नहीं, और मैं उस वक्त फील किया था तुम बड़े ह्यूमन हो, तुम्हारे साथ भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। मैंने कहा मैं तो किसी गिनती में नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ आप लोगों से कुछ सीखने, कुछ जो जर्रे गिरे हुए होते हैं वो उठाने के लिए आया हूँ। मेरी तो उन्होंने पूछा कि इंडिया में क्या सभी लोग इतनी अच्छी गुफ्तगू करते हैं? मैंने कहा मुझसे बहुत ऊपर बहुत बुलंद लोग हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो वहाँ हॉलीवुड में रह के मैंने, एक तो इनसे मुझे बड़ी प्रेरणा मिली, और दूसरा मुझे वॉल्ट डिज्नी से मेरी मुलाकात हो गई। सब वो इतने अच्छे इंसान कि वो रोज़ आके अपने जो उनके चूहे, उनके जानवर जितने भी थे उनको गुड मॉर्निंग कहे, और वो मुझे बहुत प्यार करने लगे। फिर आते हुए उन्होंने मुझे बैम्बी का एक फ्रेम दिया जो मेरे पास आज भी रखा हुआ है। वहाँ हॉलीवुड में जो एक बात मैंने बड़ी अजीबोगरीब देखी, और मैं ताज्जुब करता हूँ कि वो उन लोगों को वक्त की पाबंदी, टाइम का कितना ख्याल है। एक मरतबा मैं, मेरे दोस्त थे ग्लासबर्ग कैमरामैन, वो उनकी मेहरबानी से मैं अक्सर सेट पे उनकी शूटिंग देखने चला जाया करता था। एक दिन वो टॉप हीरो जो हैं वहाँ के, फ्रैंक सिनेट्रा, उनकी शूटिंग थी और उनको 9 बजे बुलाया गया था, और सारा यूनिट तैयार था। वो 9 बजे नहीं आए। 9:30 बजे सब ने तय किया कि ही मस्ट बी टॉट ए लेसन। तो ज़रा सा इंतज़ार करने लगे। कोई 10-15 मिनट के बाद जब फ्रैंक सिनेट्रा आ गए और उन्होंने कहा कि हेलो एवरीबडी, आई एम ए लिटिल लेट। उन्होंने कहा कोई हर्ज वाली बात नहीं है, अभी यू टेक द फ्लोर और वी आर वॉकिंग आउट। और सबके सब सलाम करके बाहर चले गए। वो बेचारा अभी सोच ही रहा था कि स्टूडियो मैनेजर ने आके कहा कि आपके आधा घंटा लेट आने से वर्ल्ड वाइड अपनी पिक्चर की कितना लॉस हुआ है उसके देर हो जाने से, ये हम इतने डॉलर, काफ़ी अमाउंट होगी, ये हम आपके कॉन्ट्रैक्ट से काट लेंगे, एंड नेक्स्ट टाइम प्लीज़ डोंट डू इट। और उन्होंने कहा आई एम वेरी सॉरी, आई विल नेवर डू इट अगेन। इतने अच्छे लोग हैं, और यहाँ के हीरो तो परवाह ही नहीं करते, बोले क्या हो गया, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। ये फ़र्क है उनका हमारा। अब जब मैं लौटा वापस हॉलीवुड से, तो अशोक ने अपना वादा याद रखा, वो मुझे रिसीव करने के लिए आया, और मैं बहुत खुश हुआ। वो बच्चा, परवरदिगार ने उसको दोबारा ज़िंदगी बख्शी। लेकिन जब मैं स्टूडियो में चंदूलाल जी को मिलने गया तो मुझे पता चला कि वो 1 करोड़ रुपया जुए में हार चुके हैं, और हालात बहुत ही ख़राब हैं। और उन्होंने मुझे कहा कि मैं अभी ज़रा देर से पिक्चर बना सकूँगा, आप फ़िलहाल कोई और इंतज़ाम कर लीजिए। तो तब मैंने दिल में सोचा कि मैं अब अपनी ही तस्वीर बनाता हूँ, और मेरे दिल में ये ख्याल हुआ कि मैं सुहाग रात बनाऊँगा। चनाचे मैं सुहाग रात की स्टोरी वोरी लिखने में कुछ मसरूफ़ हो गया, और एक मुझे याद आ गया कि मुझे किसी ने ताना दिया था कि एक दफ़ा ये भैरवी में सारा म्यूज़िक दे के अगर कामयाब हो गए तो दैट कैन बी एन एक्सीडेंट, फिर एक दफ़ा करके दिखाएं। तो मैंने दिल में ठान ली कि अब मैं सुहाग रात बनाऊँगा तो सारा म्यूज़िक पहाड़ी में होगा। और मैंने भाटकर को बुला के कहा कि विल यू एक्सेप्ट दिस चैलेंज। तो इतना प्यारा बच्चा है भाटकर, तो उसने कहा कि जी आप जो कहोगे, आप मेरे साथ रहो, आप मुझे इंस्पायर करते रहो, मैं करूँगा। तो आप यकीन नहीं मानेंगे इस बात का कि मेरी गाड़ी में भाटकर जी बैठ गए, और सारा म्यूज़िक एक ही दिन में जितने मुखड़े थे वो बॉम्बे लैब के चारों तरफ मैं गाड़ी चलाता रहा। वो बेचारा डरे, बोले आप गाते भी हो, ताल ठेका भी लगाते हो, गाड़ी भी चलाते हो, मुझे डर लगता है। मैंने कहा आप डरो नहीं, आप नोट लेते जाओ। और वो सारे चक्कर लगा के वो पहाड़ी के हमने टुकड़े जितने थे वो असेंबल कर लिए। फिर पीछे बाद में वो उनको डिटेल में सब कुछ करता रहा। पता नहीं परवरदिगार जब देता है तो उसके बड़े रंग न्यारे। वो कुछ लिखा भी अच्छा गया, वो एक ही दिन की बात है, एक ही दिन में सब हुआ। और अब वो म्यूज़िक बन गया, स्टोरी का आइडिया मिल गया, लेकिन वो अल्लड़ लड़की नहीं मिल रही थी कोई भी। मैंने असल में 5,000 रुपये दे के साइन किया था निगार सुल्ताना को, लेकिन तब मैंने देखा कि वो इनोसेंट नहीं है, वो तो लगता है कि सब समझती है। तो मैं सोचूं कि क्या करूं, तो मैंने चंदूलाल जी बहुत खुश हुए उसे देख के, कहने लगे तुम इसका कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफ़र कर दो रंजीत के नाम, हम कहीं इसे यूज़ कर लेंगे। तो मैंने कहा आप ले लीजिए। और मैं खुद इसी तलाश में था
कि मैं किसको लूँ सुहाग रात के लिए, कि मैं तनहा बैठा हुआ था एक दिन, तो पंडित ज्ञान शंकर एक डांस मास्टर हैं, देखिए कितने खूबसूरत इंसान पैदा किए हैं मेरे मालिक ने इस दुनिया में। वो एक दिन मेरे पास आए और बड़े हाथ वाथ जोड़ के नमर होके कहने लगे, मेरी बेटी को चांस देंगे। मैंने कहा पंडित जी क्यों मजाक करते हैं, आपकी बेटी तो है ही कोई नहीं, एक आपका लड़का है, मैं जानता हूँ वो जो डांस करता है, आपकी तो बेटी है कोई नहीं। कहने के देखिए शागिर्द बेटी ही होती है, एक लड़की है उसका नाम गीता बाली है, वो लाहौर से आई हुई है, मदर खां उसको लेके आए हुए हैं, वो बहुत गरीब लोग हैं, और मदर खां तो उनको ऐसे पिंजरे में डाले हुए हैं जिसका जवाब नहीं। तो अगर कहीं आप उसको सिलेक्ट कर लो, उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, वो ज़्यादा हेल्दी भी नहीं है, लेकिन डांस बहुत अच्छा करती है, आप देख लो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, लेकिन शर्त यह है कि वो आपके पास नहीं आ सकती, आपको जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं चला जाऊंगा। बोले ये पास ही है सामने रंजीत के, ज़रा इधर जाएंगे तो कि रेलवे का बंगला था, उसमें वो मदर खां ने ले रखा हुआ था, वहाँ पे वो कहने लगे मैं आपको ले जाऊंगा, आप तैयार हैं? गाड़ी नहीं लेके जाएंगे अपनी। मैंने कहा नहीं। तो मैं चल दिया उनके साथ। इस मामले में मैं अच्छा हूँ, जब कोई अच्छी बात हो और उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़े तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती, मैं चल पड़ा। और जब मैं गया तो क्या देखता हूँ कि एक बाथरूम में एक फैमिली रह रही है, पानी का एक टब भरा हुआ है, और वो घबरा गए ये देख के कि केदार शर्मा खुद आए हैं गीता बाली को सिलेक्ट करने। तब मेरी एक बिल्डिंग होती थी, प्रीतम होटल के सामने एक मेरी अपनी बिल्डिंग थी, वहाँ मेरा एक रूम था। वो क्योंकि रंजीत तो अब मैं छोड़ ही चुका था, मेरा ऑफिस वहाँ था, तो वहाँ इनको बुलाया गया और ये फिर आए, और यानी ये कह रहे थे कि जिस तरह से भी हो हमें साइन कर लो, हम बहुत दुखी हैं। और मैंने कहा हाँ मैंने कर लिया ना साइन आपको। तो 13,000 रुपये में पिक्चर के लिए मैंने इनको साइन किया, लेकिन उन्होंने एक राज मुझसे रखा, वो ये था कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में था कि अगर ये बाहर काम करें तो जितने पैसे इनको बाहर मिले उतने ही पैसे मदर खां को देने होंगे। दैट मीन्स वो लड़की मुझे 26,000 रुपये में पड़ी, ये पर्दा रखा उन्होंने मुझसे। मैं समझा नहीं, गीता को ले लिया। अब पता क्या चला है कि वो इतनी अनपढ़ और जाहिल लड़की है। वो मुझे पूछती है कि लफ्ज़ मतबल है कि मलबत है, मतलब लफ्ज़ को वो कहती है ये मलबत है कि मतबल है। तो मैंने कहा तेरे लिए दोनों ठीक है। फिर उनकी वालदा बीच में बोली, कहेंगे आप घबराइए नहीं, अगर ये कुछ गलत बोल जाएगी तो फिर एंड में मुझे बुलाइएगा, इसके कपड़े मैं पहन लूँगी, मैं बोल दूँगी। तो मैंने कहा कितनी आसानी से आपने मेरी पिक्चर की ऐसी तैसी कर रहे हैं सब, आपकी बड़ी मेहरबानी है। अब मैं हीरो की तलाश में कि हीरो किधर से मिले, तो एक दिन भारत भूषण उनको चित्रलेखा में मैंने लिया था एक कुमारगिरी के असिस्टेंट की हैसियत से। कहने लगे मेरे पास कोई काम नहीं है, मुझे काम दीजिए। तो वो चाहते थे कोई भी रोल दो। मैंने कहा हीरो तुम हो। कहने लगे आप मुझे मजाक नहीं कीजिए, मेरी हालत ख़राब है। मैंने कहा भैया मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, तुम मेरे हीरो हो। उनको मैंने हीरो बना लिया और वो रिहर्सल में किया करता हूँ। ये दोनों आए तो ये इनसे, भारत भूषण तो बहुत ही अच्छे थे, वो लड़की से कुछ हो ही नहीं, और उसी पे सारा दारो मदार। तो मेरा जितना यूनिट था उसने सब ने ये फैसला किया कि जितने रुपए शर्मा जी ने इस लड़की के लिए साइन किए हैं, जो वो दे चुके हैं, जितना बैलेंस है, वो सब ने 1,000 रुपया डाला और वो 12,000 रुपया लेके एक दिन मेरी टेबल पर रख दिया। बोले आपकी आबरू में फ़र्क ना आए, ये 12,000 रुपये इनको दे दीजिए। सबको ये ख्याल था ना कि 13,000 में साइन है, लेकिन इसको निकाल दीजिए क्योंकि ये अगर रहेगी तो हमारी तनख्वाह ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये कंपनी बंद हो जाएगी इनके आने से, ये किसी काम की नहीं, इसको निकाल दीजिए। और लीडर बनाया मेरे भाई को, छोटे को, जो मेरा आर्ट डायरेक्टर था, और सेकंड मेरे बड़े अजीज़ दोस्त मेरे कैमरामैन डीसी मेहता, सेकंड वो। और ये सब के सब भाटकर से कहा गया, वो बोला नहीं साहब मेरी तो वहाँ नौकरी लगी हुई है HMV में, मैं तो म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ, मेरा तो काम ही हो गया, मुझे रहने दो। बाकी के सब जो थे उन्होंने कहा कि सब ये पैसे दे के इसको निकाल दीजिए, तो वरना हम जाते हैं, ये भी कहा। तो मैंने कहा कल फैसला करूँगा। तो मैं सारी रात सोचता रहा क्या करूँ। मेरे ख्याल में आया इस लड़की का करियर ख़त्म हो जाएगा अगर मैंने इसको निकाल दिया। एक तो ये वैसे ही बेचारी बहुत भोली भाली अनपढ़ सीधी सादी है, दूसरा अगर ये मशहूर हो गया कि केदार शर्मा ने लेके इसे निकाल दिया है तो बहुत ख़राब बात होगी। देखो एक ज़िंदगी बना नहीं सकते हो केदार शर्मा, तो तबाह क्यों करते हो?
तो दूसरे दिन मैंने आके सबको बोला, हाँ भाई आप सब जा सकते हो, ये गीता को नहीं निकालूंगा। तो किसको जाने का था? कहने लगे अच्छा फिर आप नहीं सुनते हैं तो आपकी बर्बादी है, आप करो। फिर मैंने साहब वो स्कूल मास्टर की तरह गीता से रिहर्सल करनी शुरू की, और ये लड़की फिर इतनी निखरी है, उसको किस चीज़ ने पे किया कि उसको इतनी इन्वॉल्व थी वो अपने काम से। और इसमें मेरे जितने शागिर्द आए, आज मैं ये कहूँगा कि जो अजमत, जो डिटेल वर्क और जो काम फिर बाद में गीता ने करके मेरे नाम को वो इज्जत दिलाई है, वो कम लोगों ने दिलाई है। ये बड़ी बहन फौरन भाग गई कि इनके घर के बाहर बहुत गाड़ियाँ खड़ी थी। इसने बहन से कुछ अपनी ज़बान में कहा कि यहीं गाड़ी रोक लो। वो गाड़ी यहीं रोक ली और गीता से कहा कि तुम तो शर्मा जी के पास बैठो और मैं ज़रा से ऊपर से होके आती हूँ। तो माँ के पास गई, माँ ने कहा अरे निसार हो जाओ, कारदार बैठे हुए हैं, फलाना बैठा हुआ है, सब गीता को साइन करने आए हैं, शर्मा जी को इधर मत आने दो। बोला उन्होंने तो गाड़ी दी है, बोले उनको वापस करो गाड़ी, हमको नहीं चाहिए, ये तो हमको कितनी हैवी रकमें दे रहे हैं पिक्चर के लिए, शर्मा जी नहीं चाहिए हमें। तो बहन ने आके उसके कान में कुछ कहा और गीता ने मुझे कहा शर्मा जी हमें आपसे एक फेवर चाहिए, आपके कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा हुआ है ना कि एक पिक्चर आप और करेंगे, वो फाड़ दीजिए, हमें आपके साथ काम नहीं करना और कार ले जाइए। मैंने कहा क्यों? बोली हमारी बड़ी बहुत स्टार वैल्यू हो गई है एक ही दिन में। तो बिल्कुल कहना चाहिए इतने रूखेपन से बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। सब हम वहाँ से चुपचाप मुंह लटकाते हुए, लेकिन गाड़ी में वहाँ छोड़ आया कि मैं ये गाड़ी वापस नहीं लूँगा। और दूसरे दिन बहन ने आके कहा कि अच्छा हम गाड़ी रख लेते हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता करके आपको रकम चुका देंगे। हाँ मैंने कहा ठीक है, किसको चुकाने के रखो। मैं वापस आ गया, मैं भूल गया और मैं फिर दूसरी पिक्चरें बनाने में लग गया। फिर मैंने वो ठेस बनाई सुहागरात के बाद, और वो नेकी बदी बनाई, उधर लग गया। और फिर एक दिन क्या देखता हूँ कि यही गीता बाली जो 50 और 60 हज़ार मांगती थी, अब उसको कोई 6,000 रुपया नहीं देने को तैयार, क्योंकि हर पिक्चर में वो फ्लॉप इतनी गिरी कि जिसका जवाब नहीं। और एक दिन माँ बेटियाँ दोनों ऑफिस में आ गई, नमस्कार शर्मा जी। मैंने कहा आप तशरीफ लाई हैं? बोले पिट के आए हैं, बड़ी पिटाई हुई है, आप हमको अपनी शरण में ले लो। और मुझे याद है गीता ने कहा कुत्ता हो जो इस घर से जाए, अब एक दफ़ा सबक सीख लिया है, आपके बगैर हमसे कोई अच्छा काम नहीं ले सकता, आप हमें वापस ले लो। पहले तो मैंने सोचा क्या करने का जी, हटाओ। फिर मेरे दिल में आया कि ना, जो आदमी ये मान ले कि मेरी गलती हुई है, हर इंसान से खता होती है, क्या खता की इन्होंने? यही ना कि बहुत से पैसे दिखे थे, किया, मैं भी करता शायद ऐसा। तो मैंने कहा अच्छा ये, अब मैंने दिल में सोचा कि ये अकेली इससे बात नहीं बनेगी, एक आर्टिस्ट ज़रा पाए का डालना होगा। और स्टार वार तो मैं लेता नहीं, तो ख्याल आया कि राज तो मेरा बच्चा है, उसको मैंने पाला हुआ है, वो मुझे इनकार नहीं करेगा। मैं उसके पास कहा कि बेटे तू मेरी पिक्चर में काम करेगा? बोला अरे मैं ताबेदार हूँ, जो आप कहेंगे करूँगा। मैंने कहा देखो मुझे तुम्हारी वैल्यू का पता है कितनी है, मैं उतनी तो नहीं दूंगा, ज़रा कम दूंगा, लेकिन लिफाफे में दूंगा, तुम मांगोगे नहीं? बोले मैं नहीं मांगूंगा, आप हुक्म कीजिए मैं आऊँगा। चनाचे बावरे नैन के लिए मैंने राज को लिया। अब जब राज आए तो बोले मेरी हीरोइन कौन है? मैंने कहा गीता बाली। बोले साहब क्या बात करते हो, कम से कम मेरे स्टैंडर्ड की तो लड़की लो। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड? रकम के हिसाब से कि काम के हिसाब से? बोला काम के हिसाब से। मैंने कहा एक दिन काम करो इससे, और अगर ये ख़राब हुई निकाल दूंगा इसको। बोले ये डायलॉग नहीं बोलेगी, एक्शन करेगी। मैंने कहा ये एक्शन करेगी। साहब उस लड़की ने काम किया, छुट्टी कर दी राज की। और राज ने कहा भाई जवाब नहीं, मेरे पास आके कहने लगा ये तो दुहाई है, ये तो चिंगारी है, मैं इसी के साथ काम करूँगा। और वो पिक्चर फिर बावरे नैन बनी। और उसके बाद तो आप ये तीनों आदमी, तीसरे का जिक्र करना मैं भूल गया कि मैं एक दिन नेकी बदी जब मैंने बनाई थी तो रेलवे स्टेशन पे एक आदमी 2 बीवियों को लेके बेसहारा बैठा हुआ था। सुबह गुजरा तो वो आदमी बैठा हुआ था, शाम को आया तो उधर बैठा हुआ था। मुझे लगा परदेसी है। मैंने उससे पूछा भैया तुम कौन हो? कहने के आप कौन हो हमसे पूछने वाले? मैंने कहा नाराज़ नहीं हो, मुझे ये लगा कि इधर ये जंक्शन तो है नहीं, सुबह भी आप बैठे हुए थे, 2 बच्चे भी थे, ये 2 औरतें भी थी, आप भी हैं, मुझे लगा आप परदेसी हैं और मेरे वतनी हैं,
और मैं इस ख्याल से कि शायद काम आ सकूं। आप पूछते हैं मैं कौन हूँ, मैं केदार शर्मा हूँ। कहने के तब तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं रोशन हूँ। मैं AIR में म्यूज़िक देता था और मेरी एक लव मैरिज हो गई और मुझे वहाँ से निकाल दिया, मेरे पास काम नहीं है और ना रात को रहने को जगह है। तो मैंने कहा ये तो मामूली सी बात है, मैं काम भी दूंगा, जगह भी दूंगा, आओ मेरी गाड़ी में बैठो, बाहर खड़ी है। मैंने इसको गाड़ी में डाला। एक मेरे असिस्टेंट थे, उनका बहुत बड़ा फ्लैट था, उसमें एक रूम खाली था, वहाँ लेके गया, इनको रखा और दूसरे दिन भाटकर से कहा कि मैं तुमसे एक फेवर मांगता हूँ, तू मेरा परमानेंट तनख्वाह पे म्यूज़िक डायरेक्टर है, कुछ अरसे के लिए तुम्हारा तो काम लगा हुआ है छवि में, एक आदमी बेसहारा आ गया है, मैं इसकी हेल्प करना चाहता हूँ, तू थोड़े दिनों के लिए एक पिक्चर के लिए पीछे हट जाता। बोला साहब जब चाहो आप हटा दो, मुझे तो भगवान देता है, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं। कितना ग्रेट होगा भाटकर, कुछ नहीं कहा, शिकन तक नहीं बोला, हाँ हाँ दो ना। रोशन साहब को काम दिया गया नेकी बदी में, एक धेले का म्यूज़िक उन्होंने उसमें दिया, फ्लॉप जिसे कहना चाहिए। रीज़न उसका क्या था कि मैं इस ख्याल से कि ये AIR से आए हैं, AIR वाले बहुत समझदार होते हैं, माफ़ कीजिएगा जब मैं ये कहता हूँ तो देर नो सरकाज़म, वो होते हैं। तो मैं इसी भरोसे पर रहा, लेकिन वो तो लुटिया डूब गई, उन्होंने तो कुछ और ही तरह का म्यूज़िक दिया, तो वो फिल्मी तो था नहीं। तो पिटाई हुई मेरी अच्छी खासी। और तब मैंने सोचा कि अब गीता आई है और राज को लिया है और बावरे नैन बना रहा हूँ, तो अब मैं म्यूज़िक में साथ बैठूंगा, लेकिन रोशन को मैं नहीं जाने दूंगा। ये मैंने दिल में सोचा था। और जब ये अनाउंस हुआ कि मैं बावरे नैन बना रहा हूँ विद राज कपूर, नाम उसका आया, और गीता वाली को तो कोई जानता मानता नहीं था, सुहाग रात में जो ही कुछ किया था। तो तब मेरे 2 पुराने डिस्ट्रीब्यूटर थे, उनको पता था मुझे गाड़ियाँ बहुत पसंद है, खिलौने जैसे होते हैं, तो मेरे लिए एक ग्रीन रंग की बहुत अच्छी ब्यूक नहीं लेके आए और मुझे कहने लगे अरे शर्मा जी अंदर आइए, आपसे एक बड़ी ज़रूरी बात करने की है। तो अंदर आए तो ऑफिस में एक छोटा सा आदमी बैठा हुआ था, रोशन का कद सिर्फ इतना ही था, मुन्हनी आदमी था, एक छोटा सा बैठा हुआ। उन्होंने इग्नोर किया, उसको देखा तक नहीं, और मुझे कहने लगे कि देखिए एक तो हम आपके लिए गाड़ी लाए, और उन्होंने एक बैग खोला, उसमें लाख रुपए के नोट थे। बोले ये 1 लाख रुपए के नोट भी लाए हैं, सिर्फ एक हमारी शर्त है कि हमको 2 टेरिटरीज चाहिए बावरे नैन की। शर्त हमारी ये है, हम बात करके आ गए कि म्यूज़िक डायरेक्टर हुसन लाल भगत राम होंगे, वो रोशन जिसने नेकी बदी में म्यूज़िक दिया था, अरे सत्यानाश उसका, उसको मत लीजिए। तो मैंने कहा बैठिए। तो वो मैंने देखा कि रोशन उठा और दूसरे कमरे में चला गया। मैं समझ गया कि इस बेचारे को बहुत चोट लगी और दूसरे कमरे में गया है। मैंने कहा ठहरिए, मैं चाय वाय पिलाऊँ आपको, बात करते हैं। मैंने उनको बिठाया और मैं आराम से गया, और रोशन की आंखों में आंसू, मुझे कहने लगे आप इतने पैसे मत छोड़िए, ले लीजिए, मैं किसी काम का नहीं, आई एम नो गुड, आप मुझे निकाल दीजिए। मैंने कहा बेवकूफ़ आदमी, तो मेरा इम्तिहान हो रहा था, तेरा किधर हो रहा था, अब तू मेरे साथ आ, देख क्या होता है। तो मैं उसको कमरे में साथ ले गया। मैंने कहा ये रोशन है, आप इसको कद से नहीं नापिए, इससे टैलेंटेड कोई लड़का है नहीं, और मैंने इसको लिया है, ये बैग भी ले जाइए और ये गाड़ी भी ले जाइए और कॉफ़ी पीजिए और सलाम। कहने लगे शर्मा साहब आप पछताएंगे। मैंने कहा कई बार पछताया हूँ, एक बार और पछता लूँगा तो क्या होएगा, लेकिन मैं इसको नहीं निकाल सकता। तो अब रोशन के दिमाग में एक और चीज़ आई कि शर्मा जी मुझे, वो उसने एक ड्रामा करना चाहा, तो मुझे कहने लगा शर्मा जी मैं एक बात और आपसे कहूँ, मेरे कुछ घर के हालात भी ऐसे हैं, 2 बीवियाँ होने से कोई झगड़ा वगड़ा होगा कि क्या। शर्मा जी मैं सुसाइड कमिट करना चाहता हूँ, ये ड्रामा था। मैंने कहा सुसाइड कमिट करोगे, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। उसका ख्याल था कि मैं कुछ उदास हो जाऊँगा। मैंने कहा अरे वाह वाह क्या खबर सुनाई तुमने, बहुत उम्दा है, किधर सुसाइड कमिट करोगे। बोले हाजी अली में डूबूंगा समुंदर में। मैंने कहा ये बात गलत है, वहाँ बहुत हजूम है, बहुत भीड़ है, देखो ये मेरी ओल्ड्समोबिल बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत हवा से बातें करती है, तुम इसमें बैठो, मैं तुम्हें वर्सोवा के उधर तरह बीच पे ले जाता हूँ, वो तुम डूब जाना, मैं जाकर खबर दे दूँगा कि वो चले गए। कहने लगा हाँ ये आपका कर्म होगा। मैंने कहा बैठ। वो बैठ गया, कुछ मेरे असिस्टेंट बैठने लगे, मैंने कहा नहीं इसी को रहने दो, बैठ गया। अभी डूबना किसको था, जब अंधेरी से मैंने टर्न लिया तो बोला मरने को जी नहीं चाह रहा। तो मैंने कहा मैंने तुम्हें कहा मरने को। बोले आप सचमुच मुझे चांस दे रहे हैं। तो मैंने कहा अभी तक तुझे यकीन नहीं आया, वो मैंने बैग नहीं लिया लाख रुपए का
और तू कहता है कि मैं झूठ बोलता हूँ। बोले शर्मा जी मैं उम्र भर जब तक जीता हूँ आपका एहसान नहीं भूलूंगा और मैं बहुत दिल लगा के काम करूँगा। मैंने कहा वो तू करेगा, मैं साथ बैठूँगा। वो जो तर्ज जो बहुत पसंद आ रही है ना आप लोगों को, वो सुन बैरी बलम सच बोल रहे, वो मुझे एक हरियाणा की ट्यून बहुत पसंद थी, लीनी बेड़ पड़न की ओट रे मैं तो थारे पास खड़ी। तो ये मैंने उसको सजेशन के लिए दी और कहा कि इस पर एक तर्ज बनाओ। और फिर मैंने कहा देखो पहली बार ये एक्सपेरिमेंट करते हैं कि डायलॉग में सवाल जवाब हो, मुझे सच सच बता दो क्या कि कब दिल में समाये थे। वो पहली बार मुझको देख के जब मुस्कुराए थे। तो इन डायलॉग को हमने उसमें, और वो फिर परवरदिगार का जब हाथ हुआ तो आपको तो पता है कि बाबरे नैन म्यूज़िकल हिट हो गया और ये सब बहुत बड़े हो गए। और बस फिर वही हुआ कि जब बहुत सक्सेस आ गई तो फिर सब ने कहा जी जो बहुत कामयाब हो गए थे कि अब तो हम बाहर जाते हैं, हमें बहुत, तब मुझे ज़रूरत पड़ गई थी कुछ हेल्प की। तो मैंने रोशन से कहा तू नहीं जा, क्योंकि अब मैं जो नेक्स्ट पिक्चर बना रहा हूँ मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो बोला अच्छा जब मुझे वक्त मिला करेगा मैं आ जाया करूँगा। मैंने कहा हाँ कोई अर्ज नहीं, आ जाना। तब मेरे कुछ फाइनेंशियल हालात, ऑल दो बाबरे नैन बहुत अच्छी गई, कुछ इनकम टैक्स बहुत पड़ गई थी, कुछ हालात ख़राब हो गए थे। तो मैं, रोशन साहब ने मेरी अगली पिक्चर में म्यूज़िक देने का वादा तो कर लिया और म्यूज़िक दिया भी, लेकिन जब पिक्चर ख़त्म हुई और डिलीवरी देने की थी रंगीन रातों की, तो तब मैंने उनके कान में कहा मेरे पास सिर्फ 15,000 रुपये रह गए और बैकग्राउंड म्यूज़िक 15,000 में कर दीजिए। बोले साहब ये तो नहीं होगा, मेरा तो आज नाम है, इतना मैं अपना नाम कैसे डुबाऊँगा। वही रोशन, देखिए इंसान कितना खूबसूरत होता है। कहने का मैं अपना नाम कैसे डुबाऊँगा साहब, मुझे कम से कम 100 म्यूजिशियन चाहिए। मैंने कहा 100 तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। बोले अच्छा 50। एक मारिया साहब होते थे, बाद में वो भी मेरे पास पनाह लेने आए, उनको भी मैंने रखा। वो भी साथ बड़ी बड़ी बातें करने लगे कि नहीं साहब अभी इनका नाम बड़े बड़े, इनको राज कपूर बुला रहा है, ये है वो है, तो ये तो नहीं हो सकता, 50 से कम तो म्यूजिशियन नहीं होंगे। तो मैंने कहा अच्छा मैं 15,000 रुपये कर्ज ले लेता हूँ, 50 ले आना, लेकिन एक दिन में कर देना। बोले हाँ एक दिन में हो जाएगा। दूसरे दिन साहब श्री साउंड में पूरे दोनों थिएटर बुक किए मैंने। 50 म्यूजिशियन सवेरे से आ गए 9 बजे से और चाय और टोस्ट खाने शुरू कर दिए उन्होंने। 12 बज गए, ना रोशन ना मारिया। अब मैं घबरा रहा हूँ कि वो रुपए ख़त्म हो रहे थे ना, 15,000 तो तब तक चले गए। और जब कोई 12:15 के 12:30 बजे तो मारिया जी हंसते हुए आए, बोले कैंसिल कर दीजिए इनकी पेमेंट करके, रोशन जी तो आज कलकत्ते चले गए हैं, उनकी किसी पिक्चर का प्रीमियर था वो देखने गए और कह गए हैं कि कैंसिल कर दो। तो मैंने कहा मैं तो फना हो जाऊंगा। तो बोले मुझे तो मालिक ने जो कहा है आपसे कह दिया। मैंने कहा आप जाओ। मैंने म्यूजिशियन से कुछ नहीं कहा, मैं सीधा भाट करके घर गया। वफादार भी लोग होते हैं, मैंने कहा भाट कर मैं फंस गया हूँ। वो उसने कहा फिक्र नहीं कीजिए, आप मुझे सिचुएशन बताइए, मैं जितने म्यूजिशियन हैं इन सबसे काम ले लूँगा। लेकिन मैं समझता था कि पेमेंट तो अभी करने के लिए 15-20 हज़ार रुपये और चाहिए, तो इनको तो रखा काम पे और ख़ुद मैं अपनी बड़ी गाड़ी लेके उसको मॉर्गेज करने गया। साहब हर जगह गया, किसी ने 15,000 रुपये में, बहुत बड़ी गाड़ी थी मेरी, मुंबई में 2 ही ओल्ड्समोबाइल गाड़ियाँ थी, एक राज के पास थी एक मेरे पास थी। किसी ने 15,000 रुपये पे वो मॉर्गेज करनी नहीं चाहिए। फिर मैं कपूर चंद के पास गया, उसने कहा गाड़ी तो नहीं चाहिए, पिक्चर मॉर्गेज कर जाओ बाबरे नैन बंगाल के लिए, जितने में बिकेगी उसमें इतनी हमारी कमीशन होगी, इतनी हमारी ब्रोकरेज होगी और इतना हमारा इंटरेस्ट होगा। तो 20,000 लेके मैंने कम से कम 50,000 रुपये देने के लिए राज़ी हो गया और पिक्चर मॉर्गेज कर दी उनके पास। भला भाटकर का जिसने मेरा काम कर दिया। और उस दिन से दिल में ठान ले कि जब कोई बहुत बड़ा हो जाए फिर उससे पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि फिर वो पीपल गेट हेड सोलन। और फिर ये मैं सुना ही चुका हूँ आपको सबकी कहानियाँ। मैं रंगीन रातों का जिक्र कर रहा था, असल में देखा जाए तो इस पिक्चर से मैं फना हो गया था। क्या हुआ कि जब मैं ये पिक्चर बना रहा था, जब ये शुरू करने वाला था, तो उससे कुछ दिन पहले एक दिन गीता मेरे पास आई और कहने लगी कि आप मेरी बेटी को काम देंगे। तो मैंने कहा क्या कहती हो तुम, तुम्हारी शादी नहीं हुई कुछ नहीं, तुम्हारी बेटी भी होगी। बोली अडॉप्ट भी तो कर लेते हैं ना। तो मैंने कहा क्या 2-3 बरस की है। बोले नहीं नहीं जवान है, मैं लेके आती हूँ उसे।
तो मैंने कहा अच्छा लाओ, मुझे पता नहीं था कि मजाक कर रही है कि क्या है। तो थोड़ी देर में एक वो इंकसारी के साथ एक गर्दन झुकाए हुए लड़की को लाई, उसका नाम माला सिन्हा है। वो बोली ये मेरी बेटी है शर्मा जी, पहले इसको ट्रेन कीजिए और फिर इसको कोई ना कोई काम दीजिए, शी नीड्स वर्क वेरी बैडली। तो मैंने कहा हाँ ऐसा हो जाएगा, मैं तो बना रहा हूँ नेक्स्ट पिक्चर रंगीन रातें। मैंने एक प्रस्तिश का आइडिया, भक्ति का आइडिया माला सिन्हा में देखा। वो बेचारी रोज़ सुबह आ जाए और इतना काम करे, इतनी रिहर्सल करे कि मैं इस बात पे निसार हो गया। और एक चीज़ और मुझे बड़ी अच्छी लगी कि लंच के टाइम में जब मैं उसे पूछूं कि माला कितने पराठे खाओगी, हमारे सामने एक सरदार जी का होटल है, वहाँ से बहुत खूबसूरत पराठे मैं भी खाया करता था, तो वो हमेशा 2 कहने के बजाय हाथ से 10 उंगलियां दिखाया करे। तो मैं उसे कहूँ कि 10, बोली हाँ, तो 10 पराठे मैं मंगवा के दूँ तो मैं समझूँ वो खाएगी, वो एक खाए और 9 बांध के रख ले। तो मैंने पूछा ये क्यों? बोले हमारे घर में दोनों वक्त खाना नहीं पकता, ये सब खाएंगे और आपको इसका बहुत यश मिलेगा, लाभ मिलेगा। मुझे ये भी अदा बहुत अच्छी लगी। और साहब मैंने वो माला सिन्हा को कुछ सिखाना शुरू किया और मैंने देखा कि शी वॉज जस्ट सुपर्ब। और जब मुझे यकीन हो गया कि ये बहुत अच्छी है तो 15 रोज़ के बाद गीता आई ड्राइव करके अपनी गाड़ी और बोली कि मेरी बेटी कुछ सीखी। मैंने कहा बहुत कुछ, शी इज़ वंडरफुल, देखेंगी? बोली हाँ। तो मैंने माला से कहा कि गीता को सीन करके दिखाओ जो सीखा है। तो बोली नहीं मुझे शर्म आती है। मैंने कहा बेवकूफ़, यही तो मैंने तुम्हें एक चीज़ सिखाई कि सोल्जर की तरह अपने काम से कभी झिझकना ही, जितना आता है करो। तो उस लड़की ने बगैर किसी हुज्जत के गीता के चरण छुए, उसकी मिट्टी को सिर से लगाया और बगैर इसकी तरफ देख के एक सीन किया और सुभान अल्लाह, और इतना अच्छा किया जिसका जवाब नहीं। और गीता से बर्दाश्त नहीं हुआ, वहाँ से जो उठी, ना कहा अच्छा ना कहा बुरा, दूसरे कमरे में जाके अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया और रोने लग गई। मैं समझ गया कि वो भी डर गई माला सिन्हा के मुझसे गलती हो गई कोई। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, इंसान है ना, बर्दाश्त नहीं हुआ उससे। थोड़ी देर में मैं ऐसे बहाना करके मैंने खटखटाया दरवाज़ा और गीता से कहा दरवाज़ा खोलो, क्या हुआ? बोली मैंने कहा था इसे सिखाइए, मैंने ये नहीं कहा था कि इतना सिखाइए मेरी ज़रूरत न रहे। अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं चली जाऊँगी। तो मैंने तेरी मर्ज़ी, तू पहले गई थी, मैंने नहीं रोका था, अब भी नहीं रोकूंगा, चली जा। तो क्या बोले इसको क्या करेंगे? मैंने कहा ये मेरी हीरोइन रंगीन रातों की, तो मुझे कोई रोल मिलेगा रंगीन रातों? मैंने कहा कोई नहीं, एक लड़के का रोल है दीवाने का, करोगी? और उसको तो करने का था क्योंकि नेक्स्ट कार्ड उसका ये था कि आप शमी कपूर को हीरो लो। चनाचे जब रिहर्सल हो तो वो लड़का मेरी रिहर्सल देखने आ जाए और थोड़ी सी मिट्टी लेके अपने सिर पर लगाया करे। और मैं चूंकि उसको जानता था, वो पृथ्वी जी का बेटा था, मेरे तो बच्चों की तरह था, मैं तो उसे बहुत प्यार करता था। और दरअसल बात ये थी कि गीता के मन में ये बात आ चुकी थी कि मुझे एक न एक दिन शम्मी के साथ शादी करने की। मुझे तो पता नहीं था, मैं तो इनोसेंट था। मैंने उसको भी हीरो ले लिया, माला सिन्हा को भी ले लिया, गीता लड़के का रोल करने के लिए भी तैयार हो गई। और जब हम आउटडोर पे गए तो बात खुल गई कि दे आर इन लव और वो जल्दी शादी होने वाली है। और जब वो आए तो उन्होंने शादी भी कर ली। तो मुझे कहने लगे ब्लेसिंग, मैंने कहा मेरी पूरी ब्लेसिंग डेफिनेटली। और मैं एक बात कह दूं कि मैं उस रास्ते से नहीं गुजरूंगा जिधर से गीता गुजरी हो, इसलिए कि मेरे नाम के साथ इसका नाम अगर लगेगा बहुत मेरे, तुम भी मेरे बच्चे की तरह हो, इसको भी मैंने बच्चा ही समझा है। और वो मैंने उस किया, बस मैं उधर से गुजरा नहीं, मैंने मुड़ के नहीं देखा। और लोगों ने फिर ये कहना शुरू कर दिया कि केदार शर्मा पागल हो गया, ये हो गया। मैं कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ इतना हुआ कि फिर मैं बम्बई में ज़रा रहना मुश्किल हो गया, फिर मुझसे पिक्चरें भी बननी मुश्किल हो गई। फिर मैंने चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी तय कर ली, फिर पंडित नेहरू जी से मेरे मुलाकात हो गई, फिर उनके तफ़ैल मैंने वहाँ कुछ पिक्चरें बनाई और ये जल्दी बनाया जिसको फिर अवार्ड वार्ड मिला। और फिर कुछ मैं उखड़ सा गया था ना, बिखर सा गया था। और फिर मुझे सिंगापुर जाना पड़ा और वहाँ चला गया। फिर वहाँ से एक दिन मेरे पुराने बॉस की चिट्ठी आई कि तुम्हारी ज़रूरत है स्ट्रे शीप, घर कब लौटेगी? तो मैंने ख़त में कहा कि गोट विल बी बैक वेरी सून। और मैंने वहाँ रिज़ाइन कर दिया बहुत अच्छी नौकरी को। वो मुझे नहीं छोड़ना चाहते थे, दे वर सो इम्प्रेस्ड बाई मी। और जब मैं इधर आया तो कुछ दिनों के बाद चंदूलाल ने कह दिया कि यू डोंट सेल। लोग कहते हैं कि तुम ज़्यादा आर्टी हो, किसी काम के नहीं हो।
तो उधर तो नाव जल के, यानी आई हैड बर्न माई बोट, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो तब मेरी समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। और पहले मैंने रंगीन रातों में, ताकि अगर इसको एंड नहीं लगा तो माला सिन्हा का कैरियर नहीं बनेगा, तो जो मकान मेरा था ना दादर में प्रीतम होटल के साथ, पहले वो बेचा था, ताकि उस पिक्चर, क्योंकि मुझे तो कोई पैसे दे नहीं, ऐसे फाइनेंसर मेरा कोई है नहीं, अपने पैसों से पिक्चर बनाता हूँ। तब वो बेचा था। फिर एक टुकड़ा ज़मीन रह गया था चंबूर में राज के स्टूडियो के पास, फिर वो बेच डाला। और उससे मेरी बीवी ने कहा कि देखो पिक्चरें बने नहीं बने, बेटी जवान होगी, इसकी शादी तय हो गई है, इस ज़मीन को बेच के पहले इसकी शादी कर दे। तो पहले तो उस टुकड़े से वो बेच के उसकी शादी की। उस बच्ची ने कहा इसमें से कुछ पैसे रख लो नई पिक्चर बनाने के लिए, मुझे कुछ भी दोगे मैं चलेगा। वो तो बड़े ग्रेट लोग होंगे जिन्होंने हर चीज़ मेरी बर्दाश्त कर ली, और उसमें से कुछ पैसे मैंने रख लिए। और तब अशोक ने कहा कि देखिए आप तो कोई नए हीरो को ले नहीं सकते, आप मुझे ले लो, मैं जान लड़ा दूंगा। और तब ये अशोक मेरे पास आ गए। वो फिल्म में नहीं आना चाहते थे, इसीलिए 2 पिक्चरों के बाद उन्होंने मुझे कह दिया कि देखिए, इन एवरी इंडस्ट्री दे सेल व्हाट दे मेक, इन योर इंडस्ट्री दे सेल देमसेल्व्स, आई एम ए वेरी पुअर सेल्समैन, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं आर्टिस्ट ही रहूँगा, आधी रोटी खा के भी गुजारा कर लूँगा। इसीलिए वो मुझे छोड़ के जर्मनी आर्ट सीखने के लिए चला गया। मैं फिर तनहा का तनहा, फिर स्ट्रगल शुरू हुई, और इस तरह से ये पिक्चरें बनी। फिर मैंने कुछ टीवी की फिल्में बनाई, कुछ इधर उधर, बस फ्रॉम पिलर टू पोस्ट वाली बात है। अब दिल में अब कोई अरमान नहीं रहा फिल्म बनाने का। किसके लिए बनाऊं, कौन समझता है। एक ज़माना था कि मैंने प्रेरणा ली थी उन लोगों से जो ये लिखते थे कि अजब हैरान हूँ भगवान, तुम्हें क्यों कर रिझाऊँ मैं, तुम ही हो मूर्ति में भी, तुम ही व्यापक हो फूलों में, भला भगवान पे भगवान को क्यों कर चढ़ाऊँ मैं, और तुम्हारी जोत से रोशन है सूरज चांद और तारे, महा अंधेरा तुमको अगर दीपक दिखाऊँ मैं। और इनसे प्रेरणा लेके मैंने ये लिखना शुरू किया था कि तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं, वापस बुला ले, मैं सजदे में गिरा हूँ, मुझको है मालिक उठा ले। मैं समझा मैंने कुछ लिखा है, मैंने कुछ भजन लिखे थे, अखियों को स्नान करा के मैं दर्शन को लाई, टूटे मन के लेकर मन के भेंट चढ़ाने आई। तो मैं समझता था कि मैंने कुछ किया है, लेकिन आज मैं क्या करूं। आज के दौर में जो गाने लिखे जा रहे हैं, मैं तो लिख ही नहीं सकता, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मैं ऐसा लिखूंगा। पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। तो अभी मैं सच्ची बात कहूँ आपसे, मैं इस काबिल नहीं रहा कि इस इंडस्ट्री में मैं रह सकूं। अब मैं एक याद रह गया हूँ, और कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। कभी कभी मुझे पाकिस्तान से कुछ खत आते हैं तो मेरी आंख में आंसू आ जाते हैं। मेरे जन्मदिन पे खत आया, आप जल्दी क्यों नहीं मर जाते, क्योंकि आपका मुल्क मुर्दा परस्त है, जब कोई मर जाता है तो उसकी तारीफ़ करते हैं। आपकी तारीफ़ होनी चाहिए, आप बहुत ग्रेट हैं। ये बाहर से ये खत आते हैं। कुछ लोग मुझे कहते हैं आप हिंदी क्यों नहीं लिखते। अरे इतनी तो हिंदी लिखी है भाई। वो मुझे याद आ गया, मैंने गुनाह में एक लिखा था कि गांव की लड़की अपनी तारीफ़ करती है कि बाल मेरे संदल की छाँव, जिनमें पिसा अंधेरा, और मांग हमारी देख से जन्मा सांझ के बीच सवेरा। और कहते हैं कि हिंदी नहीं लिखते। अब मैं क्या करूं साहब, असल में मैं थका हारा मुसाफिर हूँ, और मैं चाहता हूँ मैं इस कहानी को यहीं ख़त्म कर दूँ।